तरह हाजिर हैं हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेगमेंट को। पहला प्रश्न है, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, यह प्रश्न फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में है। पृथ्वी पर या यूं कह लीजिए इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में 4 ही मौलिक बल होते हैं, 4 ही फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। पहला बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा बल होता है वैद्युत चुंबकीय बल, तीसरा दुर्बल नाभिकीय बल और चौथा प्रबल नाभिकीय बल। अब इन बलों की कुछ विशेषताएं होती हैं, उन्हीं विशेषताओं के आधार पर यह प्रश्न बनाया गया है। तो मैं आप लोगों को पहले ये ऑप्शन बताता हूं, फिर मैं कुछ विशेषताएं भी बताऊंगा, आप लोग इसको याद रखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है गुरुत्व चारों बलों में सबसे प्रबल है। दूसरा ऑप्शन है वैद्युत चुंबकत्व सिर्फ वैद्युत आवेशित वाले कणों पर क्रिया करता है। तीसरा ऑप्शन है दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको विशेषता ये बताता हूं कि इन चारों बलों में जो सबसे मजबूत बल होता है वो होता है प्रबल नाभिकीय बल होता है। उससे कमजोर होता है वैद्युत चुंबकीय बल, फिर उससे कमजोर होता है दुर्बल नाभिकीय बल, और अंत में सबसे कमजोर बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्व बल। यह बात सही है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही इस ब्रह्मांड के सभी ग्रह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आकर्षित होते हैं, और मतलब जैसे ग्रह हैं तो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इसके पीछे मेन कारण गुरुत्वाकर्षण बल है इन ग्रहों को बांधे रखने में। लेकिन फिर भी ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये इस ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का सबसे कमजोर बल है। इसको आप लोग याद रखेंगे। और गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, और यह केवल उन पदार्थों के बीच में लगता है जिन पदार्थों में द्रव्यमान होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल का मुख्य कारक है द्रव्यमान। अब फिर आता है वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल केवल और केवल आवेशित कणों के बीच में लगता है। ठीक, यह बात सही है, यानी जिन पे आवेश होगा उनके बीच में ही वैद्युत चुंबकीय बल लगेगा। और यह वैद्युत चुंबकीय बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। अगर समान आवेश हो, जैसे प्लस प्लस, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा। अगर माइनस माइनस आवेश हो तो उनके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा। जबकि विपरीत आवेश, एक प्लस एक माइनस हो, तो उनके बीच में आकर्षण लगेगा। समझ में आया? अब उसके बाद आता है दुर्बल नाभिकीय बल। अब ये दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, यह न तो आवेश पे निर्भर करता है न तो द्रव्यमान पे, यह दूरी पे निर्भर करता है। जब दो कणों के बीच की दूरी बहुत ही कम हो जाती है, लगभग 10 के घाते -15 मीटर यानी 1 फर्मी मीटर से कम हो जाती है, तब जाके इन दोनों बलों का जन्म होता है। अब यहाँ पे ये जो दुर्बल नाभिकीय बल है, ये रेडियो एक्टिविटी यानी स्वतः सक्रियता का जिम्मेदार बल होता है। इसी के कारण जो दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता यानी जिसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, जैसे अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके जो होता है, उसके पीछे यही बल जिम्मेदार होता है। जबकि जो प्रबल नाभिकीय बल होता है वो नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधने का काम करता है, उनके बीच में यह लगता है। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन था गुरुत्व चारों बलों में सबसे प्रबल है, तो ये गलत है, बल्कि ये सबसे कमजोर बल है। वैद्युत चुंबकत्व तो सिर्फ वैद्युत आवेशित कण पे लगता है, ये बिल्कुल सही है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है, ये मैंने अभी आपको बताया। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रहता है यानी बांधे रखता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किसके कारण करता है? अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि जो पृथ्वी चारों ओर एक उपग्रह, जैसे चंद्रमा ले लीजिए, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उसके पीछे कौन सा बल जिम्मेदार है? तो उसके लिए अभिकेंद्री बल जिम्मेदार होता है। अब यहाँ पे अभिकेंद्री बल को ही केंद्राभिमुखी बल दिया है, तो इसका बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मैंने नहीं बनाया है, न तो मैंने किसी किताब से लिया है। ये जो प्रीवियस ईयर में, जो पिछले सालों में जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं, उनके प्रश्न पत्रों से ये डायरेक्ट प्रश्न लिए गए हैं। इसलिए ये थोड़ा लैंग्वेज आपको अजीबो गरीब जटिल लग सकता है, पर क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा गया है।
ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जैसे कोई लिफ्ट है, उस लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा है, अब वह लिफ्ट में मान लीजिए लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रही है, तो किस कंडीशन में उस व्यक्ति को अपना भार अधिक महसूस होगा? पहला ऑप्शन है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है, दूसरा ऑप्शन है जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर जा रही है, तीसरा ऑप्शन है समान वेग से ऊपर की ओर जा रही है, और चौथा ऑप्शन है समान वेग से नीचे की ओर जा रही है। तो एक मैं हिंट आप लोगों को दे दूं, समान वेग से अगर जाएगा तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा, यानी अगर आपको भार अपना कम या अधिक महसूस हो रहा है तो इसका मतलब लिफ्ट में त्वरण है, त्वरण होगा तभी। अब आप लोग ये बताइए कि क्योंकि ये अनुभव आधारित प्रश्न है, आप लोग अपने अनुभव से बताइए कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाएगा तब आपको आपका भार अधिक महसूस होगा, कि जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जाएगा तब आपको अपना भार अधिक महसूस होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोलक की काल अवधि किस पे निर्भर करती है? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, दूसरा ऑप्शन है लंबाई के ऊपर, तीसरा ऑप्शन है समय के ऊपर, और चौथा ऑप्शन है तापक्रम के ऊपर। देखिए, किसी भी लोलक के जो आवर्त काल का सूत्र होता है वो टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी। अब ये एल क्या है? यही लंबाई है, और जी है गुरुत्वीय त्वरण। तो एक बात तो समझ में आ गया कि आवर्त काल यहाँ एल लंबाई पर निर्भर करता है, पर सवाल यह है किसके लंबाई। मान लीजिए यहाँ पे ये एक लोलक है, और ये लोलक यहाँ ये ऊपर इस तरह से रस्सी में बंधा हुआ है, और ये लोलक में एक नीचे गोलक लगा होता है, एक धातु का ये। अब ये क्या करता है, जब हम लोग इसको इसके माध्य स्थिति यानी साम्यावस्था से इधर विस्थापित करके छोड़ेंगे तो वो इस प्रकार से ये कंपन करेगा, गति करेगा। समझ में आया? आवर्त गति। तो ऐसे में यहाँ जहाँ से ये लटकाया गया है और जहाँ गोलक का द्रव्यमान केंद्र है, वहां से लेके जो लंबाई होता है वो एल, इसी पे इसका आवर्तकाल निर्भर करता है। आवर्तकाल का मतलब ये एक पूरा कंपन करने में जितना समय लगा। अब एक कंपन हम कैसे लेंगे? देखिए, ये यहाँ से ये गया राइट साइड में, फिर उसके बाद ये अपने वापस साम्यावस्था में आया, फिर ये गया लेफ्ट साइड में, और ये जब वापस अपने साम्यावस्था में आएगा तब जाके एक कंपन पूरा होगा। तो इतना पूरा करने में जितना समय लगेगा वही उसका होता है आवर्तकाल, और वो किस पे निर्भर करता है? इसके लंबाई पे निर्भर करता है। बात समझ में आया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में जरूर यहाँ पे करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? सुस्त होने का मतलब वो धीमा चलेगा, एकदम धीरे धीरे। इस प्रकार से अगर ये गोलक है तो ये बिल्कुल धीरे धीरे इस प्रकार से कंपन करेगा। तो अगर धीरे धीरे कंपन कर रहा है तो इसका मतलब उसका आवर्तकाल बढ़ गया है। अब आवर्तकाल कब बढ़ेगा? जब इस लोलक की ये लंबाई जो है वो बढ़ जाएगी। और लंबाई गर्मियों में क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि गर्मियों में ये जो लंबाई है, अगर मान लीजिए किसी धातु का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो गर्मियों में वो क्या हो जाता है? वो फैल जाता है। तो फैल जाता है तो लंबाई बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका सही आंसर हो जाएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, घर्षण का भी कोई लेना देना नहीं, भार पे निर्भर नहीं करता। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोगों को ये समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? देखिए, मान लीजिए ये है झूला। इस झूला पे लड़की जब बैठी हुई थी तो द्रव्यमान केंद्र नीचे था, यहाँ झूले के पास, तब ये लंबाई मान लीजिए कुछ रहा होगा। लेकिन जब ये लड़की मान लीजिए खड़ी हो गई, यहाँ पे ऐसे खड़ी हो गई, तो ये द्रव्यमान केंद्र अब ऊपर आ गया यहाँ पे। अब द्रव्यमान केंद्र ऊपर आ गया तो ये लंबाई क्या हो गई? कम हो गई। अब लंबाई अगर कम हो जाएगा तो उसका टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल भी कम हो जाएगा, यानी उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आवर्तकाल कम हो जाएगा तो ये झूला तेजी से इस प्रकार से घूमने लगेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन गलत है। जब गोला मध्यमान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, शून्य नहीं मैक्सिमम होता है, अधिकतम। तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। सॉरी सॉरी, एक मिनट। जब गोला मध्यमान से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य होता है। हाँ, ये सही है। त्वरण शून्य होता है जब अपने माध्य स्थिति में साम्यावस्था में होता है, त्वरण शून्य, यानी ये सही है। हर आवर्तक में गोलक 2 बार किसी निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, यह भी सही है। तीसरा है, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति मतलब ये सबसे किनारे पे पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। देखिए, गति तो शून्य होता है, यहाँ पे जब गोलक पहुंचता है तो वेग इसका शून्य हो जाता है कुछ देर के लिए, लेकिन त्वरण यहाँ पे मैक्सिमम होता है, अधिकतम, यानी तीसरा गलत है और यही सही आंसर तब हो जाएगा। ठीक है, गति शून्य हो जाता है लेकिन त्वरण शून्य नहीं होता। त्वरण कहाँ पे शून्य होता है? मध्यमान, यानी ये बीच वाले स्थिति पे, यानी ये पहला वाला जो बात कर रहा था। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, ये भी सही है। ठीक,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। अब पेंडुलम घड़ी अगर तीव्र गति से चल रही है तो इसका मतलब उसका आवर्तकाल क्या है, कम है। आवर्तकाल कम है यानी वो जल्दी जल्दी गति कर रहा है। तो आवर्तकाल कम है तो उसकी लंबाई क्या होगी, कम होगी। अब लोलक की लंबाई किस ऋतु में कम होगी, शीत ऋतु में। शीत ऋतु में वो सिकुड़ जाएगा, तो शीतकाल में वह तीव्र गति से चलेगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। तो पृथ्वी का पलायन वेग आप लोग याद रखेंगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये पृथ्वी है और आप पृथ्वी से कोई बॉल फेंकना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो बॉल हमेशा के लिए पृथ्वी से पलायन कर जाए, चला जाए स्पेस में, कभी वापस ना आए, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए। तो इसके लिए आपको उस बॉल को किस स्पीड से फेंकना होगा, आपको फेंकना होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी तय कर ले वो गेंद, तब जाके वह गेंद हमेशा के लिए पृथ्वी से चला जाएगा और कभी वापस नहीं आ पाएगा, पलायन कर जाएगा। यह पृथ्वी के लिए है, सभी ग्रहों के लिए पलायन वेग उसका अलग अलग होता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और यह लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न में है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। इसका भी आंसर इसी से संबंधित है। ये जो मैं आप लोगों को समझा रहा था ना, चंद्रमा पे पलायन वेग पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होता है। अब मान लीजिए चंद्रमा पे पलायन वेग कोई वैल्यू है, मैं यहाँ पे केवल एक डाटा आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। मान लीजिए पलायन वेग है वो मान लेते हैं 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इतना कम होता है कि वहाँ पे जो गैसेस होती हैं उन गैसों का जो स्पीड होता है, जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है, वो इस पलायन वेग से अधिक होता है। जैसे मान लीजिए पलायन वेग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है और वहाँ पे कोई हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, तो हाइड्रोजन गैस की मान लीजिए वेग 5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो अब 5 किलोमीटर प्रति सेकंड तो इसके पलायन वेग से ज़्यादा है, तो वो गैस अपने आप ही पलायन कर जाएगा। यही कारण है कि चंद्रमा पर कोई गैस टिकती नहीं है, वो गैस का वेग ही इतना अधिक है कि वो पलायन वेग से अधिक है और वो चंद्रमा से निकल जाता है, वो वहाँ पे वायुमंडल नहीं टिकेगा। इसीलिए जब आप इसमें देखेंगे इसका सही आंसर तो यह है कि इसमें गैस के अणुओं का जो पलायन वेग है उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। देखिए यहाँ पे पलायन वेग 3 और वर्ग माध्य मूल वेग मान लीजिए 5, तो पलायन वेग क्या होता है, कम होता है और उनका VRMS यानी वर्ग माध्य मूल वेग अधिक होता है, इसीलिए वो पलायन कर जाते हैं और वहाँ वायुमंडल नहीं टिकता है। समझ में आया। तो ये इस प्रकार से हमने ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।